नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 25 फरवरी 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ओरंगुटान सबसे बड़ा वृक्षवासी स्तनपायी है। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि ओरंगुटान मलय भाषा में ओरंगटान नाम का अर्थ ही होता है जंगल का आदमी। यह अपने लाल फर और लंबे शक्तिशाली हाथों के लिए जानी जाने वाली इस अविश्वसनीय प्रजाति को आधिकारिक तौर पर गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है। मानव गतिविधि और ताड़ के तेल के बागानों की खोज के कारण इन महान वानरों के घर धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। और दोस्तों, यह इंडोनेशिया और मलेशिया के वर्षा वनों के मूल निवासी हैं। यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा है, सभी तीनों ओरंगुटान प्रजातियों को गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना जाता है। दोस्तों, यह तीसरा कथन भी सत्य है, क्योंकि इसकी जो तीनों प्रजातियां हैं, जिसमें बोर्नियन ओरंगुटान, सुमात्रन ओरंगुटान और तपनौली ओरंगुटान, जो कि सुमात्रा में टोबा झील के दक्षिण में पाए जाते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया की टोबा झील के बारे में तो आपको पता ही होगा कि विश्व की यह सबसे बड़ी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। तो इन क्षेत्रों में यह ओरंगुटान गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं। ऐसे में ये तीनों कथन सत्य होता है, अतः उत्तर इसका डी होगा। दोस्तों, इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, इसे भी आप लोग जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। केरल सरकार ने न्यायमूर्ति थोट्टाथिल बी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। मुख्य तौर पर केरल में मौजूद पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र या बफर जोन का आकलन करना, या केरल की सिल्वर लाइन रेल परियोजना के बारे में अध्ययन करना, या अर्थव्यवस्था के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका को समझना, या केरल में नदियों के प्रदूषण की निगरानी करना। तो दोस्तों, इसमें उत्तर ए होगा, क्योंकि यह पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, इसके आकलन के लिए इस समिति का गठन किया गया है। तो इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। यह केरल क्षेत्र है, द इको सेंसिटिव जोन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इसमें दिया गया है। तो ये देख सकते हैं कि यह समिति इसी क्षेत्र के आकलन के लिए कार्य कर रही है। अब दोस्तों, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, इन सब के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, तो इससे संबंधित इस खबर को आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रायः चर्चा में रहने वाला सबांग बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार या फिलीपींस? तो इसमें उत्तर होगा इंडोनेशिया। दोस्तों, यह विभिन्न समाचार पत्रों में आई हुई खबर है, नेवी सबमरीन डॉक्स इन इंडोनेशिया। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यह सबांग पोर्ट है, प्रायः यह चर्चा में रहता है। और यह जो है, भारत यहां पर इंडोनेशिया के सबांग में अपना पहला डीप सी पोर्ट यानी समुद्री बंदरगाह बना रहा है। इसकी दूरी अंडमान निकोबार, आप यहां पर देख सकते हैं, ये अंडमान सी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ज्यादा नहीं होगी। तो इस क्षेत्र में बंदरगाह बनाने के लिए चीन भी बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से कह चुका है। तो ऐसे में यह पोर्ट या बंदरगाह काफी चर्चा में रहता है। इसी से संबंधित यह खबर है, इसे भी आप लोग जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखो अपना देश योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यह एक पर्यटन अभियान है, जिसका उद्देश्य भारत में घरेलू यात्रा को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, यह पहला कथन एकदम सत्य है। देखो अपना देश जो योजना है, यह इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसे IRCTC कहते हैं, तो यह जो है योजना के तहत बाबा साहब अंबेडकर यात्रा टूर पैकेज का संचालन करेगा। बाबा साहब अंबेडकर यात्रा की जो यह पहली यात्रा अप्रैल 2023 में नई दिल्ली से शुरू होगी। दोस्तों, इससे संबंधित जो मंत्रालय है वह पर्यटन मंत्रालय है। अब देखिए दूसरा कथन क्या कह रहा है कि इसकी शुरुआत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी, तो यह कथन असत्य हो जाता है। तीसरा है, इस योजना का उद्देश्य भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने वाले पर्यटकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। दोस्तों, यह तीसरा कथन भी सत्य है, अतः उत्तर क्या होगा? सी होगा। इससे संबंधित यहां पर देख सकते हैं PIB में आई हुई खबर है, और यह पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
और दोस्तों IRCTC द्वारा डिजाइन की गई बाबा साहब अंबेडकर यात्रा का उद्देश्य अंबेडकर के जीवन से जुड़े स्थानों और स्थलों को उजागर करना है। दोस्तों देखो अपना देश पहल के हिस्से के रूप में रेल मंत्रालय, भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम के सहयोग से पूरे भारत में विभिन्न थीम आधारित सर्किटों पर भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों का संचालन करेगा। तो इस तरह से यह भी महत्वपूर्ण खबर है, इसे जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सुकून का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? अपने देश में भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास के प्रयासों में इंडोनेशिया की मदद करना, मध्य पूर्व में संघर्ष के दौरान लेबनान में भारतीय नागरिकों को निकालना, उत्तरी अफ्रीका के दारफुर क्षेत्र में गृह युद्ध पीड़ितों की मदद करने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र की सहायता करना, आंध्र प्रदेश में अन्य किसानों द्वारा आत्महत्याओं की कई घटनाओं के बाद किसानों को राहत पैकेज देना। अतः इसमें उत्तर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सुकून जो है यह 2006 में चलाया गया था। दोस्तों जुलाई 2006 में जैसे ही इजराइल और लेबनान में सैन्य संघर्ष शुरू हुआ था, भारत ने ऑपरेशन सुकून शुरू करके अपने वहां फंसे हुए नागरिकों को बचाया, जिसे अब बेरूत सीलिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह डनकर्क निकासी के बाद से सबसे बड़ा नौसैनिक बचाव अभियान था। टास्क फोर्स ने 19 जुलाई और 1 अगस्त 2006 के बीच कुछ नेपाली और श्रीलंकाई नागरिकों सहित लगभग 2280 लोगों को निकाला था। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। धारा 153A के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा हैज बीन बुक्ड अंडर IPC सेक्शन इंक्लूडिंग 153A, 505 एंड 295A। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर IPC की धारा 153A, 505 और 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो दोस्तों इस मामले के अंतर्गत इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी है, जिन्हें एक दिन पहले असम पुलिस द्वारा कथित अभद्र भाषा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धारा 153A क्या कहता है। तो यह इंडियन पीनल कोड की धारा 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के मामले में लगाई जाती है और इसमें 3 साल तक के सजा का प्रावधान है। इसके साथ साथ जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसे 1898 में अधिनियमित किया गया था और यह मूल दंड संहिता का हिस्सा नहीं था। संशोधन के समय वर्ग द्वेष को बढ़ावा देने, राजद्रोह के अंग्रेजी कानून का एक हिस्सा था, लेकिन भारतीय कानून में शामिल नहीं था। दोस्तों आई की रिपोर्ट के मुताबिक स्वतंत्रता पूर्व रंगीला रसूल मामले में पंजाब उच्च न्यायालय ने एक हिंदू प्रकाशक को एक ट्रैक्ट से बरी कर दिया था, जिसने पैगंबर के निजी जीवन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी और इसे धारा 153A के तहत आरोपित किया गया था। अपनी पुस्तक ऑफेंड, शॉक एंड डिस्टर्ब फ्री स्पीच अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वकील गौतम भाटिया ने लिखा है कि उच्च न्यायालय ने एक समुदाय विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी और उस समुदाय के दिवंगत नेता पर टिप्पणी के बीच में अंतर किया है। तो दोस्तों इस तरह से पवन खेड़ा साहब के ऊपर 153A के तहत, 505 तथा 295A के तहत जो है इनके ऊपर यह आरोप लगाया गया। और दोस्तों आपको बता दें कि IPC की ये जो धाराएं हैं ये विभिन्न मौकों पर इन कानूनों का उपयोग किया जाता है। जैसे संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति या नेता की आलोचना पर नकेल कसने और व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए सभी दलों के शासन के दौरान हेट स्पीच से जुड़े कानूनों को लागू किया गया है। पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा मई में मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को NCP नेता शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी वाली एक फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ दर्ज 22 प्राथमिकी में समान धाराएं लगाई गई थी। इसी तरह से मार्च 2022 में भाजपा के युवा नेता अरुल प्रसाद को तमिलनाडु ने उन्हीं प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बारे में अपमानजनक जानकारी फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि धारा 153A के मामलों में सजा की दर बहुत कम है और इसी को देखते हुए प्रावधानों को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। इसके दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय हैं। उदाहरण के लिए धारा 153A और 153B में अभियोजन शुरू करने के लिए सरकार से पूर्व
स्वीकृति की आवश्यकता होती है, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले इसकी आवश्यकता होती है, न कि प्रारंभिक जांच के चरण में। तो अंधाधुंध गिरफ्तारी पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में 2014 के अपने फैसले में कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। उन दिशा निर्देशों के अनुसार 7 साल से कम की सजा वाले अपराधों के लिए पुलिस किसी आरोपी को जांच से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अपने फैसले में कहा है कि धारा 153A के तहत किसी आरोपी को सजा दिलाने के लिए राज्य को मंशा साबित करनी होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने द शिलोंग टाइम्स की संपादक पैट्रिशिया मुखिम के खिलाफ कथित रूप से एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि अराजकता पैदा करने वाले या लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का इरादा आईपीसी की धारा 153A के तहत अपराध का अहम हिस्सा है और अभियोजन पक्ष को इसके अंतर्गत आरोपी को सजा दिलाने के लिए यह साबित करना होगा कि उसकी मंशा अराजकता पैदा करने, लोगों को हिंसा के लिए उकसाना था। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है, सुंडा जल संधि किन 2 स्थलों को अलग करती है? दूसरा प्रश्न है कि चाबहार बंदरगाह एवं ग्वादर पोर्ट किन देशों में स्थित हैं? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।